being. ठीक है, पहला पॉइंट, ह्यूमन परफॉर्म pulmonary respiration. पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब लंग्स होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहां पल्मो वर्ड आए मतलब वो लंग से बात कर रहा है, लंग से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक a pair of lungs and accessory organs that bring about breathing. फर्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। It is the passageway that carry fresh air to respiratory surface and takes out foul air from the same. It has a number of component like biology, external nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi and their branches into lungs. फर्स्ट पॉइंट है external nostril. They are too large
oblique opening. Oblique opening. They lead into internally. They internally lead into nasal chamber. Nasal chamber. Pharynx. nasal chamber और इसी को बोलते हैं nasal cavity. nasal cavity. अब है pharynx. It is common passage for respiratory and digestive system. ठीक है, चलो इसको इतना नोट करो फटाक से. हो गया हो गया सर. सर हो हो गया. गया. हो गया. यस सर. एक मिनट. अर्पित माइक ऑफ करो. अर्पित माइक ऑफ करो. अर्पित. अब थर्ड है लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स. Pharynx open into anterior wider part of trachea called larynx. The opening is called glottis. A small leaf-like cartilaginous flap called epiglottis
covers the glottis during swallowing to prevent entry of food and water, entry of food and water in respiratory tract. Internally, larynx contain two vocal cord which vibrate when air passes between them. The vibration are converted into speech with the help of speech. बस इतना लिखो काफी है। ठीक है, चलो ये हो गया, नोट करो स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हो गया सबका? हो गया, मिटाएं? यस सर। यस सर। चलो देखो, एक एडम एप्पल इसी का पार्ट है। अगर एनसीईआरटी में होगा तो उसको तुम वहां पे लिख लेना, यहाँ पे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसके रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ाएंगे वहां पे। एडम एप्पल क्या होता है, मतलब ये जो वोकल कॉर्ड है वो आगे की तरफ निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडम एप्पल। ठीक है, तो वो एक्चुअली का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी आता है। इन मेल का होता है, फीमेल का नहीं होता है। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। अब हम लोग का आगे जो पार्ट है उसको समझना है, पहले समझेंगे फिर हम लिखेंगे आगे। ठीक है, देखो फैरिंग्स तक समझ में आ गया, लैरिंग्स तक समझ में आ गया। उसके बाद जो है दो ट्यूब जाएगा, ठीक है ना, समझना यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला तो एक ट्यूब जाएगा, ये ट्यूब, ये है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। विंड पाइप मतलब इससे एयर जाएगा अंदर, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में लैरिंग्स था और लैरिंग्स के ऊपर में फेरिंग्स है। देखो एक और चीज ध्यान रखना, ट्रैकिया जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन होता है। तो कोई मस्कुलर हो या सॉफ्ट ऑर्गन हो, तो वहां पे ध्यान देने की बात यह है कि जब कभी हम लोग इंस्पिरेशन या इनहेलेशन करते हैं तो फोर्सफुली इनहेल करते हैं एयर को, मतलब वहां पे जोर से सांस लेते हैं, कहने का मतलब वहां पे एनर्जी का यूज होता है, तो फोर्सफुली वो अंदर जाता है। तो जब कभी ये तो ट्यूब है ना, इसमें जब फोर्सफुली एयर अंदर जाएगा तो इसको कोलैप्स होने का डर होता है। क्या होता है? कोलैप्स होने का डर रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अब ये कोलैप्स होने का क्या डर रहेगा समझना। तुम कोल्ड ड्रिंक्स का स्ट्रॉ देखे होगे, स्ट्रॉ को भी मुंह से खींचोगे ना तो देखना वो दोनों लेयर चिपक जाता है, उसका पाइप का जो दोनों लेयर चिपक, सेम इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पे कोलैप्सिंग से बचाना है तो इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस तरह से देखो, ये इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये पूरे में होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजनस रिंग। क्या बोलेंगे? कार्टिलेजनस रिंग। कहने का मतलब
ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग है। ये क्या करेगा? तो प्रिवेंट कोलैप्सिंग ड्यूरिंग, क्या लिखेंगे? इनहेलेशन। तो जब इनहेलेशन होता है तो मतलब इनहेलेशन का प्रोसेस में एयर अंदर जाएगा फोर्सफुली, तो वो कोलैप्स ना कर जाए उसके लिए वहां पे क्या प्रेजेंट है? ट्रैकिया, सॉरी, सी सेव कार्टिलेजिनस रिंग है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब हम लोग फोर्सफुली अंदर लेते हैं सांस तो फिर वो क्यों नहीं कोलैप्स करता है? ड्यू टू इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्यों सी सेव बोलते हैं? देखो समझना, ये जैसे मान लो एक ट्यूब है, इस ट्यूब में आधा ही कवर्ड है, आधा पीछे से नहीं कवर्ड होता है कार्टिलेजिनस का, इसलिए सी सेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस वहां पे लिखा हुआ है, तो ये होता है। अब देखो यही जो है बाइफरकेट करेगा, ये ट्यूब इस तरह से बाइफरकेट करता है, ये देखो ये बाइफरकेट किया। जब ये बाइफरकेट किया तो ये ट्यूब अंदर जाता है, कहाँ पे चला जाएगा? तो ये लंग्स में चला जाएगा। देखो ये हो गया लंग्स, ये हो गया हमारा लंग, ये अंदर चला आया। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है तुमको कि यहाँ जो एरेंज है, ये भी एरेंज, यहाँ पे भी कार्टिलेजिनस रिंग जाएगा, वो अंदर तक चला जाएगा। ऐसा नहीं कि लंग्स के बाहर जो है वो नहीं, होगा, अंदर तक जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें भी बहुत सारा ब्रांचिंग है, तो उतना ब्रांचिंग तो नहीं बता रहे, बट ध्यान रखना ब्रांचिंग है। तुम लोग नेट पे भी फिगर देख सकते हो। तो एक छोटा एक ब्रांच को लेते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये फिर धीरे धीरे नैरो होता है। देखो इस तरह से ट्यूब नैरो होगा और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। तो ये जो नैरो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। और ये जो बाइफरकेट हुआ है उसको हम लोग ब्रोंकाई बोलेंगे। एक सेकंड, यहाँ आ नहीं रहा तो इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि दोनों आ जाए। ये है ब्रोंकाई, ठीक है, और ये है ब्रोंक्यूल्स। सर ब्रोंकाई कौन है, फिर से बताइए ना। ब्रोंकाई ये ऊपर वाला पार्ट है, जब ये और अंदर जाके ब्रांच में जाता है तो ये नैरो और ट्यूब बनता है, वहां से ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये तो हमारा हो जाएगा एल्वियोलाई। क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। ठीक है। उससे जो कनेक्ट होता है डक्ट जो नैरो होता है ब्रोंक्यूल्स, और उससे फिर जो वाइडनिंग होता है मतलब ट्रैकिया से जो कनेक्ट होता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। देखो यहाँ क्लियरली हम लेबल्ड कर दिए हैं। ठीक है। ब्रोंकाई किसको? ब्रोंक्यूल्स किसको? एल्वियोलाई किसको? और एल्वियोलाई जो होता है वो मेन साइट होता है फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना हार्ट में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना। तो ऑक्सीजनेटेड जो करता है, करता कहाँ से? तो हार्ट जो है फिर लंग से कनेक्ट रहता है, वही लंग्स जो है एल्वियोलाई से कनेक्ट रहता है। एल्वियोलाई जो होता है मेन एक्सचेंज साइट ऑफ गैसेस है, मतलब वहां पे एल्वियोलाई है। देखो जैसे सपोज दैट ये हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये एल्वियोलाई है। ठीक है। ये चीज यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ, और इसी से कनेक्ट होगा तुम्हारा क्या? ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ से आएगा? तो हार्ट से ऊपर आएगा, और यहीं पे एक्सचेंजिंग का काम करता है O2 CO2 का। ठीक है। तो ब्रोंकाई जब बाइफरकेट करके अंदर में जाता है तो ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई लंग्स के अंदर का पार्ट हो जाता है। ठीक है। यही है तुम्हारा एल्वियोलाई और ब्रोंकियो एंड ब्रोंकाई। ठीक है। समझ में आया कोई दिक्कत? सर ट्रैकिया क्यों नहीं कोलैप्स करता है, किसके साथ नहीं, फिर से बता दीजिए ना लास्ट। एक्सेप्ट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है पहले बताओ तो। हम वो पूछ रहे थे ट्रैकिया किससे कोलैप्स करता है? किससे कोलैप्स करेगा? सांस अगर लेंगे तो कोलैप्स कर जाएगा, अगर ये कार्टिलेजिनस रिंग नहीं रहेगा तो। नहीं रहेगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्सिंग किससे? बचाने के लिए ये अरे कोलैप्स मतलब वो चिपक जाएगा ना, चिपक गया तो काम खत्म, वहां पे सांस नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा, हमारा बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो हमारा ऑर्गन फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में है? ठीक है सर। हाँ सर। ध्यान दिया करो क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं तुम लोग को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इसको नोट करो, इस फिगर को नोट करो, फिर हम लिखवाते हैं सबके बारे में। और कोई डाउट किसी को?
किसी को और कोई डाउट है तो बता दो बाबू। सर एक बार ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होता है तो फिर समझा दीजिए। देखो ये वाला पार्ट समझना, देखो ठीक है। ये जो व्हाइट वाला पार्ट ये चौड़ा दिख रहा है ना, आई मीन ये वाइडनिंग है, ये ज्यादा मतलब थोड़ा लिया हुआ है एरिया। तो ये जो इसको समझ लो थोड़ा थिक ट्यूब है, और ये जो इसका टिप है ये क्या है, थिन ट्यूब है। तो ये जो थिक है ये थिन है, ये हो गया ब्रोंका और ये हो गया ब्रोंक्यूल। तो जब जब आएगा, जब आएगा तो एक वाइडनिंग एरिया लेके आएगा, लेकिन जैसे ही वो वाइडनिंग से थोड़ा कम होगा, तो जो कम होता है छोटा वाला पार्ट जो एल्वियोलाई से कनेक्ट करता है उसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। ठीक है। और सर ब्रोंक्यूल्स में सर एल्वियोल्स रहता है। क्या आवाज नहीं आया? ब्रोंक्यूल्स में ही सर एल्वियोल ही रहता है। ब्रोंक्यूल्स में ही कनेक्ट, ब्रोंक्यूल्स ही कनेक्ट है एल्वियोली से, बस समझ गए। समझ गया ना, चलो ठीक। फिगर नोट कर लिया, इसको मिटाएं? सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर ब्रोंक्यूल्स को एल्वियोलर डक्ट भी बोला जाता है क्या? हाँ बोल सकते हैं। वहां पे कोई कार्टिलेजिनस रिंग का कवरिंग नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर। चलो हो गया, मिटाएं? हाँ सर। चलो और कोई डाउट? देखो फिगर समझ लोगे तो थ्योरी समझ में आ जाएगा, और थ्योरी जितना हम बताएं उतना ही तुम लोग को लिख पाएंगे जो इम्पोर्टेंट। इधर उधर का बातें लिखाने से अच्छा इम्पोर्टेंट बात लिखवा दे। तुम्हारा टॉपिक दोगे ट्रैकिया, लिखोगे ट्रैकिया, ट्रैकिया। It is a tube that arises from the base of larynx, passes through neck, and reaches up to the middle of thorax, the middle of thorax. It is supported by incomplete C-shaped cartilaginous ring. Due to this, it prevents collapsing during inhalation. अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकाई। ट्रैकिया divided into two branches called bronchi.
bronchi and their branches bear incomplete C-shaped cartilaginous ring or support. Branches of bronchi ultimately produce very fine tube called bronchioles. Bronchioles do not possess supporting cartilaginous ring. Finer bronchioles give rise to alveoli. Finer bronchioles gives rise to alveoli or alveolar sac. चलो नोट करो इसको फटाक से. लास्ट लाइन लिख लेते हैं. Alveoli is the actual site of exchange of gases. सर हो गया सबका हो गया. Yes, sir. No, sir. लिखो नहीं हुआ है तो लिखो. एक मिनट. हाँ सर हो गया. ये है ब्रोंकाई. समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? एल्वेलाई तक नहीं ना? No, sir. नो सर अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है एक
वगैरह भी गिरता है। हाँ, अब यहाँ पे लंग्स के बारे में समझ। सबसे फर्स्ट में जो लंग्स है ये इस तरह का होता है, ऐसा ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये समझना है आप। तो ये स्पॉन्जी है, बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी होता है, ठीक है। क्यों स्पॉन्जी होता है? क्योंकि इसके अंदर में है एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये एल्वियोलाई बैलून की तरह बढ़ता है, जैसे बैलून में कैसे हवा बढ़ते है तो धीरे धीरे बढ़ता है, वो होता है, ठीक है। जिसके कारण लंग्स भी मूव करता है, मूव नहीं करेगा, मतलब स्पॉन्जी है तो वो मूवमेंट जो है वो बढ़ने का और घटने का वहां पे पता चलेगा, ठीक है। मतलब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ये दिखता है यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कैसा बोल सकते हैं, स्पॉन्जी कैरेक्टर का होता है या स्पॉन्जी लाइक होता है ये स्पॉन्जेस। अच्छा, तुम लोग कभी फॉर्म देखे होगे? फॉर्म क्या होता है? जैसे गद्दा वगैरह का फॉर्म क्या होता है कि उसको हम पकड़ के अगर प्रेस करेंगे तो पूरा वो दब जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो कैसे वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, उसी तरह से ये होता है, ठीक है, लंग, ठीक है। उसका मेन कारण क्या है कि इसके अंदर में जो एल्वेलाई उसका फंक्शन से वो डिटरमाइन होता है कि वो स्पॉन्जी के क्या, क्योंकि जैसे एल्वेलाई बढ़ेगा वो भी अपना एक्सपेंडेड का फॉर्म होगा, जब वो घटेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह से ये मैकेनिज्म होते रहता है। और इसीलिए जब हम लोग इनहेल करते हैं तब उस तरह पे हम लोग का जो चेस्ट पोर्शन है, थोरेसिक वाला पोर्शन, थोरेसिक का मतलब चेस्ट बोन को बोला जाता है, तो वो वाला पोर्शन देखना एक्सपेंड करेगा, जब छोड़ेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। तुम लोग देख सकते हो करके, अभी अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो एक्सपेंड कर रहा है और छोड़ रहा है तो रिलैक्स हो जा रहा है। रीजन क्या है? लंग्स के कारण, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट देखो, थोड़ा सा स्पेस जो छूटा हुआ है, यहाँ पे हार्ट का सिचुएशन था इसलिए इस तरह का यहाँ पे शेप दिखता है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन है, कोई भी सॉफ्ट बॉडीज है हमारे बॉडी के अंदर में, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। वो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, ठीक है, हम लिखवा देंगे अभी। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? ये प्लूरल मेम्ब्रेन और ये हो गया लंग, इस दोनों के बीच में कैविटी दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी। और यहाँ पे फ्लूइड का फिल्डिंग होता है, मतलब एक फ्लूइड होता है जो फिल्डअप रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। ध्यान देना, ये क्यों होगा? तो प्लूरल फ्लूइड कहीं ना कहीं एक तरह का प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। हम लोग क्यों बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव नेचर का? क्योंकि अगर इसको किसी तरह से मैकेनिकल शॉक लगा तो फिर ये फ्लूइड जो होता है वो अंदर वाले लंग्स के पार्ट को बचाएगा। कैसे समझना? मान लिया जाए, क्योंकि ये वाला जो लेयर देख रहे हो, प्लूरल मेम्ब्रेन का जो लेयर देख रहे हो वो चेस्ट बोन से कनेक्ट होता है, उसके बाद कैविटी, देन फिर लंग। सोचो कोई चेस्ट बोन में मारा, यहाँ से हिट हुआ, किसी भी तरह चोट लगा या कोई भी मार दिया, तो क्या होता है, ये फ्लूइड जो है ना इसको इससे मिलने से बचा देता है, क्योंकि अगर वो सट गया तब तो वहां पे लंग्स फेल हो जाएगा, क्योंकि लंग्स का मैकेनिज्म क्या है,
लंग्स का मैकेनिज्म है एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट। जब सट जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। एक तो मैकेनिकल शॉक से बचाना, प्रेशर से बचाना, और उसका मेन काम होता है कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। अभी हम जस्ट बताए तुमको कि जब हम लोग इनहेल करेंगे तो हमारा जो चेस्ट कैविटी या चेस्ट रीजन जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, कैसे करेगा? क्योंकि जब यहाँ पे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये जो लेयर है ये तो वहीं पे रहेगा, इसका कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसका जो मैकेनिज्म एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट का है वो फ्रिक्शनलेस रहेगा। तो दो काम है, फ्रिक्शनलेस बना के रखना और मैकेनिकल शॉक या प्रेशर से लंग्स को बचाना। कभी कभी देखना तुम लोग, कभी कभी ऐसा होगा कि केस पता नहीं देखे नहीं हुए, अचानक से एक्सीडेंट किया, वहां पे डेथ कर गया और उसके बॉडी में एक भी चोट नहीं है, ना ब्रेन को कुछ हुआ, तो क्या होता है? होता वहां क्या है कि लंग्स डैमेज हो गया। मतलब वही, इसमें जोर से चोट लगा, ये जाके वहां पे सट गया, चिपक गया, और वो लंग्स मैकेनिज्म आई मीन लंग्स जो है काम करना बंद कर दिया। तो वहां पे वो लंग्स जब काम ही करना बंद कर दिया तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वही हाल है, एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं होता, ऑर्गन का फेल होना स्टार्ट और वो आदमी मर जाता। कभी कभी क्या होता है कि चेस्ट बोन का टुकड़ा धस जाता है लंग्स में, लंग्स क्योंकि ये बहुत स्पॉन्जी है, इसमें कुछ भी डालेंगे तुरंत से दब जाएगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वो सब की केस में भी पता नहीं चलता अचानक से हुआ क्या और डेथ हो गया। तो ये सब रीजन यहाँ पे होता है, यहाँ ध्यान रखना, यही है तुम्हारा लंग्स। अब देखो, जब हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म का, क्योंकि हम लोग का जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। किससे कंप्लीट होगा? ब्रीदिंग मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। और ब्रीदिंग मैकेनिज्म का दो प्रोसेस, इनहेलेशन मतलब सांस को लेना अंदर, और एक्सहेलेशन सांस को छोड़ना बाहर। इस तरह का मैकेनिज्म को ही ब्रीदिंग मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है सिर्फ लंग्स से कंट्रोल नहीं होता, इसके अलावा लंग्स के बेस में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोल देंगे? डायफ्राम। ध्यान रखना, ये है डायफ्राम। और जो चेस्ट का बोन है उसके बोन को हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब वो इंटरनली है या एक्सटर्नली वो अलग आएगा, क्योंकि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो बाहर वाला बोन काम करता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो अंदर वाला काम होता है, लेकिन वो कॉमन याद रखो कि इंटरकोस्टल मसल कहलाता है। ठीक है, ये चीज है। समझ में आया? बोलो, लंग समझ में आ गया? ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम बता देते हैं तुमको। ठीक है, देखो ब्रीदिंग में हम क्या बताएं कि ब्रीदिंग के लिए थोरेसिक बोन या थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक जो बोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नीचे में डायफ्राम है, वो थोरेसिक बोन को हम लोग क्या बोले थे? इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में जो प्रोसेस होता है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होता है, और जब एक्सेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी रिड्यूस होता है, जिसके कारण चेस्ट जो है, जब हम लोग इनहेल करेंगे तो जिसके कारण चेस्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ वो दिखेगा। ठीक है, मतलब वो इस तरह का मूव कर लेता है। जैसे मान लो हम लोग सांस लेते हैं तो एक तो चेस्ट कैविटी आगे की तरफ बढ़ेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये चीज है। और जब हम लोग इनहेल करेंगे तो पीछे से नीचे की तरफ चला जाएगा। ये जो मैकेनिज्म होता है वो इनहेल एक्सेल होगा। तो इनहेल इज अ आउटवर्ड एंड अपवर्ड, और जब हम एक्सेल करेंगे तो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस तरह का मैकेनिज्म होता है। यही ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, और इसी प्रोसेस से क्या होगा? हम लोग का रेस्पिरेशन कंप्लीट हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग लंग्स लिख लेते हैं, देन फिर आगे हम लोग लिखेंगे। ठीक है सर? हाँ, बोलो बोलो। सर प्लूरल फ्लूइड का जो बताया था यूज, फिर से बताइए ना प्लूरल फ्लूइड का। रुको, प्लूरल फ्लूइड का काम होता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बिंग और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराना। बस शॉक एब्जॉर्बिंग और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है लंग्स। और कुछ? चलो लंग्स के बारे में थोड़ा लिख लो। इट इज अ पेयर ऑफ सर बोलो।
सर हम लोग स्कूल में मैम क्वेश्चन पूछी थी सर, चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है? थोरेसिक कैविटी। थोरैसिक। हाँ, थोरेसिक कैविटी अभी लिखेंगे। thoracic region is a chest region. lungs occur in, यही है thoracic cavity। देखो thoracic cavity का मतलब क्या था? thoracic का मतलब हो जाता है चेस्ट बोन को बोलते हैं, thoracic रीजन बोला जाता है। देखो हम लोग का जो बोन है ऊपर से नीचे तक सिचुएटेड है, तो नेक वाले बोन को सर्वाइकल बोन, चेस्ट वाले बोन को थोरेसिक बोन, पेट वाले बोन। आप बोलोगे पेट वाला बोन कैसे सर? तो पीछे में स्पाइनल कॉर्ड का जो है पेट रीजन का जो हम लोग का स्टमक रीजन का जो बोन है उसको हम लोग बोलते हैं लंबर जोन। इस तरह से होता है, तो उसी के नाम से। तो यहाँ थोरेसिक कैविटी, क्योंकि देखो लंग्स बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी है, तो उसको बचाने के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्टिव केज चाहिए, तो वो थोरेसिक केज है, वही थोरेसिक कैविटी बोला जाता है। बस यही चीज है। सर रिब केज ना? हाँ, रिब केज, वही वही रिब केज। देयर लोअर ब्रॉड सरफेस रेस्ट ओवर द diaphragm, each lung is covered by two membranes or pleura. Pleura. They form a filled thin sac called pleural sac. Pleural sac. They protect from mechanical injury or shock. दूसरा, provide frictionless movement। और तीसरा, keep the lung surface moist। इसको नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? यस सर। हम लोग नो सर। लिखो लिखो।
हो गया? सर वही क्या हाँ सर हो गया। नेक्स्ट है टॉपिक दोगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को ही ब्रीदिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। लिखोगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्रेश एयर and releasing foul air can be easily observed because thorax show alternate expansion and contraction and contraction. It is involuntary mechanism breathing consists of two steps. पहला इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाक से। सर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन ही होता है इंस्पिरेशन। हो गया सर, नोट हो गया। हो गया सर। हो गया। इंस्पिरेशन लिख सकते हो, ब्रैकेट में इनहेलेशन भी लिख सकते हो और यहाँ पे एक्सहेलेशन भी लिख सकते हो। सबको नोट कर लिए? यस सर। यस सर। बताएं? यस सर। देखो मैकेनिज्म का प्रोसेस जो है नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, समझे, खत्म करते हैं मतलब क्लास को। नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा तुम लोग रीड करके आना, इसका मैकेनिज्म भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। मैक्सिमम जो 3 मार्क्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यहीं से बनता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक में, इस मतलब रेस्पिरेशन के मतलब टॉपिक में मैकेनिज्म ब्रीदिंग से क्वेश्चन बहुत बनेगा। तो एक बार तुम लोग एनसीईआरटी रीड करके आना, नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। हाँ वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।